आज गोरखपुर में कोविड हॉस्पिटल का लोकार्पण करने वाले हैं। सुबह 10 बजे कार्यक्रम है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को 300 बेड का हॉस्पिटल तोहफे में देंगे। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के बीच राज्य सरकार सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार करने में जुटी है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल चिकित्सा संस्थान में 300 बेड के कोविड अस्पताल का सीएम लोकार्पण करेंगे। ये कोविड अस्पताल लेवल 3 का होगा। नवनिर्मित कोविड अस्पताल में 200 बेड का लेवल 2 वार्ड होगा। इसके अलावा 100 बेड की वेंटिलेटर यूनिट भी तैयार की गई है, जिससे गंभीर मरीजों का इलाज हो सकेगा। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में निर्माणाधीन 500 युक्त बाल रोग चिकित्सा संस्थान में 300 बेड का कोविड हॉस्पिटल का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इन 300 बेड में 200 बेड L2 लेवल के होंगे, जबकि 100 बेड L3 लेवल के होंगे। यानी कि 200 बेड पे ऑक्सीजन से सप्लाई पाइप के द्वारा होगी और L2 लेवल के अस्पताल में जितनी सुविधाएं होती हैं वो उपलब्ध होंगी। साथ ही L3 लेवल में 100 बेड का वेंटिलेटर होगा। यानी कि जो अब समस्या बार बार आ रही है, इसका संचालन शुरू होने के साथ ही बीआरडी में कोरोना वार्ड के बेड की संख्या जल्द 500 हो जाएगी। बीआरडी में पहले से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में 200 बेड का कोविड वार्ड संचालित हो रहा है। बीआरडी उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज भी है जहां टेस्टिंग लैब तैयार की गई है। कोविड अस्पताल में हर बेड तक पाइप से ऑक्सीजन की सप्लाई भी की जाएगी। गोरखपुर से न्यूज 18 के लिए रामगोपाल द्विवेदी की रिपोर्ट। और सुबह गोरखपुर तो शाम में लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ केजीएमयू में 320 बेड के कोविड हॉस्पिटल का लोकार्पण करेंगे और साथ ही हॉस्पिटल की सुविधाओं का जायजा भी लेंगे। तो सुबह गोरखपुर में 300 बेड के कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे सीएम, लोगों को तोहफा देंगे यहां पर। तो उसके बाद शाम में लखनऊ में कुछ ऐसा ही कार्यक्रम, वहां पर भी 320 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनकर तैयार है केजीएमयू में, और इसका लोकार्पण आज शाम सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे और साथ ही अस्पताल की सुविधाओं का जायजा भी लेंगे कि हॉस्पिटल में किस तरह के इंतजाम हैं। इससे पहले अगर गोरखपुर की बात करें तो 30 अगस्त तक की डेडलाइन सीएम की ओर से दी गई थी वहां पर कोविड हॉस्पिटल के निर्माण को लेकर, और बीच बीच में सीएम ने खुद जायजा लिया और विकास कार्यों का और वहां पर किस तरह से काम चल रहा है उसकी प्रगति का जायजा लेते रहे थे, जानकारी लेते रहे थे। जिसके बाद हॉस्पिटल बनकर तैयार। पहले खबर आई थी कि 5 सितंबर को उद्घाटन होगा, लेकिन अब आज हो रहा है। और उसके बाद लखनऊ में केजीएमयू में 320 बेड के हॉस्पिटल का उद्घाटन भी आज सीएम करने वाले हैं। चलिए बात मेट्रो की कर लेते हैं। 5.5 महीने के बाद मेट्रो का संचालन एक बार फिर से शुरू हो सका है, और न सिर्फ नोएडा, दिल्ली बल्कि लखनऊ में भी आज से मेट्रो का संचालन शुरू हो गया। लखनऊ में सुबह 6 बजे से मेट्रो का संचालन शुरू हुआ, रात 10 बजे तक ये संचालन होगा। जबकि नोएडा की बात करें, एक्वा लाइन पर मेट्रो सेवा आज से शुरू हो गई है। एक्वा लाइन पर मेट्रो सेवा की शुरुआत सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और फिर शाम में 5 बजे से रात 9 बजे तक, यानी कि 2 अलग अलग शिफ्ट में होगी। दिल्ली की बात की जाए तो यहां पर भी मेट्रो का परिचालन 2 शिफ्ट्स में होगी। पहली शिफ्ट होगी सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक और दूसरी शिफ्ट शाम 4 बजे से रात के 8 बजे तक। 12 सितंबर से दिल्ली मेट्रो का संचालन सामान्य रूप से शुरू हो सकेगा, लेकिन उससे पहले अलग अलग फेज में ये शुरुआत हो रही है। टोकन स्मार्ट कार्ड से लेकर यात्री सफर कर सकेंगे। कैशलेस व्यवस्था की गई है यहां पर। कोरोना को देखते हुए कई बदलाव भी किए गए हैं, सिटिंग अरेंजमेंट में बदलाव किए गए हैं। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। लखनऊ में सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक मेट्रो का संचालन शुरू होगा। कोरोना को देखते हुए यहां पर कई इंतजाम किए गए हैं, कई बदलाव किए गए हैं। मेट्रो स्टेशन में एंट्री के वक्त यात्रियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। एक सीट कर बैठने की व्यवस्था की गई है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब दे रहे हैं। 5 महीने के बाद आज से मेट्रो की शुरुआत हो गई है। सुबह 6 बजे से मेट्रो का संचालन शुरू हो गया है और इस कोरोना काल में तमाम नियम कानूनों के साथ आज से मेट्रो को चलाया जा रहा है। हालांकि राजधानी लखनऊ में मेट्रो में सफ़र करने वालों की तादाद उतनी ज़्यादा नहीं रहती जितनी दिल्ली और नोएडा में रहती है, लेकिन फिर भी नियम कानूनों के साथ ही मेट्रो के संचालन को शुरू किया गया है और जो तमाम मुकम्मल व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिशें
मेट्रो में इस बार की जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के और सैनिटाइजेशन तक की जो व्यवस्था है वो पूरी की जा रही है। आप देखिए सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट मेट्रो में कि किस तरह से एक के बाद एक कुर्सी को छोड़कर बैठने के लिए स्टिकर लगे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराने की जो बातें कही जा रही थी वो नज़र आती हैं और मेट्रो के भीतर भी तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो दुरुस्त हैं। बैठने से लेकर के जो ऊपर से गेट से एंट्री तक की सारी व्यवस्थाओं पर मेट्रो जो है वो खरी उतरती है। साफ तौर से इस बात को परखा जा सकता है, देखा जा सकता है। और इस कोरोना के संक्रमण काल में जब राजधानी लखनऊ में इतने ज़्यादा मरीज बढ़ रहे हों, ऐसे में मेट्रो शुरू करना बहुत रिस्की काम है। लेकिन इन सब के बावजूद मेट्रो संचालन जो है वो बॉडी के टेम्परेचर को चेक करने के साथ ही सैनिटाइज़र और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने तक की पूरी व्यवस्थाओं पर खरा उतर रहा है। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। लखनऊ मेट्रो को इस बात की उम्मीद है कि कोरोना काल में जब बस और ऑटो में यात्रा करना थोड़ा जोखिम भरा है, मेट्रो में व्यवस्था अच्छी होती है तो लोग बड़ी संख्या में मेट्रो की ओर रुख करेंगे और पहले के मुकाबले ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल कर सकेंगे। इधर नोएडा की बात कर लेते हैं। नोएडा के एक्वालाइन मेट्रो का संचालन भी शुरू हो चुका है। हालांकि अभी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्वालाइन मेट्रो ही चल रही है। बिना मास्क पहने यात्रा करने पर 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा और भी कई सारे सख्त नियम बनाए गए हैं नोएडा में मेट्रो के इस्तेमाल के दौरान। उधर हरदोई के कोविड हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित मरीजों की हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, जिसमें 2 मरीज पानी की बोतल से हाथ पांव धोते हुए नजर आ रहे हैं। ये मरीज जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। हॉस्पिटल प्रशासन की माने तो पानी की दिक्कत को देखते हुए बकायदा यहां पर बिस्लरी के और दूसरे बॉटल्स बाजार से मंगवाए गए थे, लेकिन ये मरीज दूसरों के लिए खतरा बन रहे हैं, जो रेड जोन से निकलकर येलो जोन में घूमते दिख रहे हैं। मना करने के बावजूद ये मानते नहीं, बल्कि स्टाफ के साथ बदतमीजी शुरू कर देते हैं। देखिए, बाजार से मंगाई गई बॉटल्स यहां पर पीने के लिए रखी गई थी ताकि लोगों को पीने के लिए पानी की दिक्कत ना हो, तो उन बॉटल्स का इस्तेमाल यहां पर मरीज अपने हाथ पांव धोने में कर रहे हैं और 1-2 बॉटल नहीं बल्कि बकायदा एक बॉटल यूज कर रहे हैं और फेंकते जा रहे हैं। रेड जोन से निकलकर येलो जोन में घूम रहे हैं, बॉटल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और जब कोई स्टाफ मना करता है तो उनके साथ बदतमीजी शुरू कर देते हैं। तो हरदोई की यह तस्वीर, कोविड हॉस्पिटल की तस्वीर आप देखिए, एक बॉटल को कैसे खोल रहे हैं और 1-2 नहीं बल्कि 3-3, 4-4 बॉटल्स का इस्तेमाल एक मरीज कर रहा है यहां पर हाथ पैर धोने में। ये दिक्कत हमारे यहाँ है क्योंकि हमारे यहाँ पानी की सबमर्सिबल खराब है। रात से हम लोग जुटे हुए हैं उसको ठीक कराने में। हम लोगों ने इनके लिए बिस्लरी की बोतल्स को अरेंज किया है, तो ये वार्ड बॉय से भी 4-4, 6-6 बोतल स्नैच कर लेते हैं, छीन लेते हैं। उसके बाद ये फिर अपने मन से आते हैं गैलरी में, येलो जोन में आते हैं, ये सबकी सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। और तस्वीरों को देखकर यह भी साफ है कि ये गलियारा है हॉस्पिटल का, कोई वॉशरूम नहीं है जहां पर हाथ पैर ये धोते दिख रहे हैं। खबर अमरोहा से, जहां पर युवक की हत्या का मामला सामने आया। एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मामूली बात पर दोस्तों में विवाद हुआ था। हत्या के बाद आरोपी युवक फरार है। नौगांव सादात के बिलना गांव का यह मामला है। दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर विवाद की शुरुआत होती है और उसके बाद दोस्त ही चाकुओं से हमला कर देता है एक युवक पर। इस युवक की जान चली गई है। आरोपी लड़का अब भी फरार है। मामूली सी बात पर दोस्तों के बीच झगड़े की शुरुआत हुई थी और उसमें एक दोस्त की जान चली गई, तो दोस्त ने ही दोस्त की जान ले ली है। आरोपी अब तक फरार है। नौगांव सादात के बिलना गांव का यह मामला। उधर मथुरा में पुलिस ने एक होटल पर छापेमारी की और सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने होटल से एक लड़की और 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। युवती दिल्ली की रहने वाली है, दोनों युवक मथुरा के रहने वाले हैं। स्टेट बैंक चौराहे के पास से होटल में पुलिस ने ये छापेमारी की। पिछले 15 दिनों के अंदर ये तीसरी छापेमारी है। इससे पहले भी पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी की थी और सेक्स रैकेट का खुलासा किया था। कोतवाली के स्टेट बैंक चौराहे के पास स्थित एक होटल के से पिछले कुछ दिनों से पुलिस द्वारा वहां पे प्रोस्टिट्यूशन की शिकायत आ रही थी। तो इस शिकायत के आधार पे आज पुलिस द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई। कार्रवाई में वहां से कुल 1 महिला और 2 पुरुष पुलिस द्वारा आपत्तिजनक स्थिति में प्राप्त हुए हैं।
खबर प्रयागराज से, जहां आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की अहम मीटिंग होने वाली है। अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। बैठक में सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारी शामिल होंगे। मठ बाघंबरी गद्दी में यह मीटिंग होगी, जो कि सुबह 11 बजे मीटिंग की शुरुआत होनी है। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और ज्ञानवापी मस्जिद को मुक्त कराने को लेकर साधु संत चर्चा करेंगे। माघ मेले के आयोजन पर भी इस बैठक के दौरान चर्चा होनी है और साथ ही कुंभ 2019 में शुरू की गई प्रयागराज परिक्रमा को लेकर भी मीटिंग में बातचीत होगी, चर्चा होगी। कोरोना काल में माघ मेले और परिक्रमा को शुरू करने को लेकर असमंजस है। आज मीटिंग के दौरान इन दोनों ही मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ ही काशी मथुरा का जो मुद्दा है उस पर रणनीति बताया जा रहा है कि अखाड़ों ने तैयार कर ली है और उस रणनीति पर भी आज चर्चा होनी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन मथुरा से हमारे साथ मौजूद हैं। उपेंद्र, आज की जो मीटिंग कितनी अहम, काशी मथुरा की बात एक बार फिर से, अयोध्या में 500 साल का जो विवाद था वो खत्म हुआ, राम मंदिर बनने की शुरुआत हो गई और अब काशी मथुरा ये मुद्दा गरमाने लगा है। देखिए, इस मीटिंग की अहमियत आप ऐसे समझ सकती हैं इनका कि पहले जो सियासी गलियारों में हिंदूवादी संगठन की ओर से जो नारा दिया जाता था कि राम अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, तो अब जब अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण हो गया है तो अब जो सियासी जो गलियारे हैं वहाँ पर अब नारा है कि अयोध्या तो झांकी थी, अभी मथुरा काशी बाकी थी। तो अब इसी को लेकर आप देखिए कि उसके बाद से लगातार चाहे कोर्ट की प्रोसीडिंग हो वो तेज हुई है, लगातार तारीखें पड़ रही हैं और अब बाबा विश्वनाथ के दरबार में जो बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है वहां खुदाई में मंदिर के अवशेष मिले हैं, जिसके बाद पुरातात्विक विभाग की टीम वहां पहुंचती है और उसने वहां पर अवशेष की जांच के लिए ले गई है और अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन अभी इस बीच में इतनी जो बातें छन के आ रही हैं वो ये कि ये मंदिर अभी तक जो 16वीं शताब्दी के बताया जा रहे थे जो अंग, वो उससे भी पुराने हैं। तो अगर ये एक लाइन, ये एक रिपोर्ट में बात आ जाती है तो जो कोर्ट में प्रोसीडिंग है वो प्रोसीडिंग भी जो हिंदू पक्ष जो है जो वकील हैं वो इसी की मांग कर रहे हैं कि वहां पर पुरातात्विक सर्वेक्षण हो जैसा कि अयोध्या में हुआ था, जिससे कि वैज्ञानिक तरीके से जो है ये प्रमाणित हो जाए। हाँ जी बिल्कुल। और अखाड़ों की रणनीति तैयार है जी। और नितिन का भी रुख कर लेते हैं। नितिन, मथुरा को लेकर किस तरह की रणनीति अखाड़ों की ओर से बनाई गई है, कुछ खबर इस वक्त? देखिए, हम अपने न्यूज़ 18 के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से काशी में विवाद है उस तरीके का विवाद मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का नहीं है। अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि पिछले काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जो हाई कोर्ट के आदेश पर केवल शाही ईदगाह की जो मस्जिद है उसमें ईद की नमाज पढ़े जाने की अनुमति है। उसके अलावा यहाँ पर मस्जिद में जो भी काम है वो बंद रहती है मस्जिद साल भर। अगर हम बात करें तो जो अंतरिम आदेश हुआ था उस आदेश के मुताबिक जो जन्मभूमि ट्रस्ट है उसके नाम पर ही जमीन है, उसी पर अभी तक के कोई मस्जिद का दाखिला खारिज नहीं हुआ है और इसी के चलते जो हिंदू पक्ष है उसके जो इच्छाएं हैं, जो विश्वास है वो मनोबल बढ़ा हुआ है और इसी को लेके जो संत हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो इच्छा है या इस तरीके की मंशा है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि जल्दी से जल्द जो खाली हो ईदगाह परिसर से, तो वाजिब है क्योंकि लंबे अरसे से कोर्ट में कोई विवाद नहीं है, जिसके चलते हिंदू पक्षकार अपने आप को मजबूत समझते हैं। कोई दाखिला खारिज मस्जिद की ओर से नहीं है, इसी के चलते हिंदू जो पक्ष है उनकी भावनाएं प्रबल है और इसी को चलते जो संत हैं वो रणनीति बना रहे हैं और उस रणनीति का उनका मानना है कि अगर देश में मोदी और योगी सरकार है और इस समय अगर मंदिरों को हम अपनी सुरक्षा नहीं दे पाए, उनको खाली नहीं करा पाए, तो आगामी भविष्य में मंदिरों के परिसरों को खाली कराना बहुत मुश्किल होगा। जी, तो यही रणनीति इस वक्त बनाई गई है अखाड़ों की ओर से और आज अहम मीटिंग होनी है। और क्या रुख अपनाया जाता है इस मीटिंग के दौरान, सर्वसम्मति बनती है कि नहीं, किस तरह से आगे एक्शन लेना है उसे लेकर कोई प्लान तैयार होता है कि नहीं, इस पर निगाहें हमारी बनी रहेंगी। हमारे सर्वेश, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर्वेश, आज की मीटिंग को लेकर 3 अहम मुद्दे हैं। पहला मथुरा काशी, दूसरा माघ मेले का आयोजन, तीसरा जो परिक्रमा है उसके परिधि को लेकर, उसके मार्ग को लेकर। तो मीटिंग लंबी चलने वाली है आज की, ऐसा लगता है।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है और ये बैठक ऐसे समय बुलाई गई है जबकि वाराणसी में ज्ञानबाबी मस्जिद के पास खुदाई हो रही थी और पुरातत्व विभाग अब उसकी जांच में जुट गया है, क्योंकि वहां पर जो अवशेष मिले हैं उसमें ये पुष्ट हो रहा है कि वो वहां पर मंदिर था। एक सुरंग भी मिली है, जिसके बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद जो कि साधु संतों की सर्वोच्च संस्था है उसने इमरजेंसी बैठक बुलाई है और इस मुद्दे पर अब वो चर्चा कर रही है। हालांकि अयोध्या का फैसला आने के बाद ही इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि काशी और मथुरा को भी अब मुक्त कराना है। आज ये माना जा रहा है कि उसी को लेकर साधु संत चर्चा करेंगे और जिस तरह से ये बात कही जा रही थी कि काशी और मथुरा को मुक्त कराना है, तो अब निश्चित तौर पर इसमें कुछ कंक्रीट निकलेगा। बिल्कुल सर्वेश, और ऐसा लगता है कि अयोध्या की तरह ही काशी के मसले को भी अदालत के रास्ते से ही सॉल्व कराना चाहते हैं संत, और साधु संतों को लगता है कि मौजूदा वक्त सबसे अनुकूल है इस काम के लिए और उनके इस आंदोलन के लिए। धन्यवाद सर्वेश आपका। इस वक्त लखीमपुर खीरी के पूर्व विधायक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मुन्ना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक मौत की वजह बताई जा रही है। शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। 3 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। जमीन विवाद को लेकर पूर्व विधायक की तबीयत खराब हुई थी और कल ये बात सामने आई थी कि कुछ लोगों ने पिटाई की है और इसी पिटाई में उनकी मौत हुई है। मनोज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज, परिजन कह रहे हैं कि लोगों ने मार पिटाई की जिसकी वजह से उनकी जान चली गई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के निशान ही नहीं है। अब परिजन क्या कह रहे हैं? हालांकि देर रात 3 डॉक्टरों के पैनल ने विधायक के पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तौर पे आया कि उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक है और ना ही उनके शरीर पे किसी तरीके का चोट का निशान मिला है। लेकिन हालांकि पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई कर दी है, जिसमें दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बलिया सीओ कुलदीप कुकरेजी को मुख्यालय संबंध कर दिया है परिवार की शिकायत जी। और सीओ पर भी गंभीर आरोप परिजनों की ओर से लगाए गए थे कि सीओ भी उन लोगों के साथ मिले हुए हैं जिन्होंने मारपीट की है पूर्व एमएलए के साथ और उनके बेटों के साथ, उनकी बहुओं के साथ। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। अगली खबर फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।